गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर 9, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 9। चैप्टर 9 प्रकाश, कॉमा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एनसीईआरटी बुक साइंस का फिजिक्स पोर्शन, चैप्टर नंबर 9, प्रकाश, कॉमा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो मानव नेत्र की रेटिना को प्रभावित करती है, जिससे प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं। दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। क्या बताए हैं हम? प्रकाश वह ऊर्जा है जो मानव नेत्र की रेटिना को प्रभावित करती है, जिससे प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं। दृष्टिगोचर का अर्थ है दिखाई देती हैं। जब किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश वस्तु पर आपतित होता है, ये कोई क्या है? वस्तु। जब किसी प्रकाशिक स्रोत, सूर्य भी हो सकता है, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है, यानी प्रकाशिक स्रोत जिससे प्रकाश आ रहा है, जब कोई प्रकाशिक स्रोत से आने वाला प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब गिरता है, तो वह प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी कहाँ पहुंचता है? मानव नेत्र पर पहुंचता है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? मानव नेत्र की रेटिना पर। यानी सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर आपतित होगा और उससे परावर्तित होने के बाद हमारी आंख पर पहुंचेगा, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। इन प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पॉइंट नंबर 3, प्रकाश में परावर्तन होता है। पॉइंट नंबर 4, प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है।
पॉइंट नंबर 5, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। तो प्रकाश में ध्रुवण होता है, ये घटना हम नहीं पढ़ेंगे। प्रकाश में ध्रुवण होता है, ये भी नहीं पढ़ेंगे। प्रकाश में विवर्तन होता है और प्रकाश में व्यतिकरण होता है। ये 3 घटनाएं हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जानेंगे ये प्रकाश के क्या होते हैं, गुण होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। पॉइंट नंबर 5, दृश्य प्रकाश। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसी का दूसरा बन जाता है 390 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, नैनोमीटर। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, या 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, या इसी को हम 3900 को लिख लेते हैं 4000 एंगस्ट्रम से, और 7800 को लिख लेते हैं 8000 एंगस्ट्रम। अगर ऑप्शन 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम हो तो इस पर टिक करेंगे। 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर हो तो इस पे करेंगे, और 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम हो तो इस पे करेंगे। कभी कभी विकल्प में ये ऑप्शन आता है, कभी कभी ये आता है, या कभी कभी 3900 से 7800 आता है। नोट करिएगा। प्रकाश हो गया, प्रकाश के गुण हो गए। अब हम बात करेंगे प्रकाश की सबसे इंपॉर्टेंट गुण, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सुनिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग, तो या वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण के वापस लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण चिकने व पॉलिशदार, चिकने व पॉलिशदार तल पर, तल पर गिरती है, चिकनी व पॉलिशदार तल पर गिरती है, तो उसका अधिकांश भाग, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, अधिकांश भाग उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। यह घटना, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चित्र बनाएंगे। ये है कोई चिकना तल या पॉलिशदार तल, इसे नाम दे देते हैं M1 M2। ये कोई प्रकाश किरण आई और तल से टकराई,
जो प्रकाश किरण तल से आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। जो किरण तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर ये हम डाल लेते हैं अभिलंब और इसको नाम दे देते हैं एन डैश, नॉर्मल, अभिलंब। ये किरण आई ए बी और ये परावर्तित हो गई बी सी। अब हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित किरण। प्रथम नियम आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं। पहला नियम आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण जिस तल के जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु पर टकरा रही, इसे ही कहेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों देखो एक ही तल में है, ऊपर की ओर देखो एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। द्वितीय नियम आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। नोट करिएगा। पॉइंट नंबर अगला दर्पण। दर्पण। पॉइंट नंबर अगला दर्पण, मिरर। दर्पण सुनिए क्या होता है। किसी चिकने पृष्ठ के जब किसी चिकने तल पर किसी चिकने पृष्ठ को एक ओर पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा तल क्या कर दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, यानी कि दर्पण एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा तल जिसके जिसके एक ओर, एक ऐसा तल जिसके एक ओर, एक ऐसा तल, एक ऐसा तल, एक ऐसा तल जिसके एक ओर पारे की कलई
एक ऐसा तल जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई तथा रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। एक ऐसा तल जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई या या रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं दर्पण कहलाता है। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। एक ऐसा तल जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलैया रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। एक ऐसा तल जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलैया रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब हम बात करेंगे दर्पण के प्रकार। आप जिसमें चेहरा देखते हैं उस पर जो कवर लगा रहता है उस कवर को हटाइए। फिर आप देखेंगे उस पर एक समतल कांच की प्लेट निकलेगी और उस समतल कांच की प्लेट की बैक साइड यानी एक पृष्ठ पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट या लेप होगा और दूसरी सतह क्या होगी? परावर्तक। वही क्या है? दर्पण है। वही दर्पण है। दर्पण के प्रकार। पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सुनिए क्या होता है? कांच की एक समतल प्लेट के एक ओर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तथा दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाए तो उस प्रकार बने दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। कांच की एक समतल प्लेट के एक तल पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाए तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण सुनिए क्या होता है? गोलीय दर्पण खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरे तल को गोली दर्पण खोखले गोले का काटा गया भाग होता है
भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरे तल को परावर्तक बना देते हैं। दूसरे दूसरे पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। दूसरे तल को परावर्तक बना देते हैं। गोलीय दर्पण खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है, वो भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलैया रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन से गोले से बनाया जाता है? खोखले गोले से। पॉइंट नंबर अगला, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। पहला प्रकार अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा प्रकार उत्तल दर्पण। उत्तल, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण सुनिए क्या होता है, लिखाएंगे नहीं, सुनिए। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन कैसे तल से होता है? दबे हुए तल से, और जिसके उभरे तल पर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ये दर्पण जो बना वो अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो परावर्तक सतह हमने बनाई है, वो जो परावर्तक तल हमने बनाया है वो कौन सा तल है? दबा हुआ तल। यानी इसमें परावर्तन कौन से तल से होगा? दबे हुए तल से होगा। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये आपका क्या बन गया? अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है और दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी और उभरे हुए तल से परावर्तन होगा तो इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम बात करेंगे अवतल या गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखो, गोलीय दर्पण जो है वो खोखले गोले के काटे गए क्या होते हैं? भाग होते हैं। एक ये खोखला गोला है और दूसरा ये। एक गोले से हम बनाएंगे अवतल दर्पण और एक गोले से बनाएंगे हम उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के काटे गए क्या होते हैं? भाग। हमने ये काट दिया, ये है इस गोले का केंद्र और ये रहा इस गोले का केंद्र। हमने आपको क्या बताया था? गोलीय दर्पण खोखले गोले के काटे गए क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो देखो, हमने इसको काट दिया, इसको अलग कर दिया, इधर यहां से इसको काट दिया। अब सुनिएगा, इन भागों को जब हम अलग कर देंगे, दो अलग कर दिया, तो ये जो दर्पण बना, ये काटा गया भाग और इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दी? पॉलिश। तो ये खोखले गोले से जो काटा गया भाग बना, इसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्यों?
क्योंकि हमने इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की है, और जब उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिए तो परावर्तन कौन से तल से होगा? दबे तल से। और जब परावर्तन दबे तल से होगा तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हमने इसको भी काट दिया, अलग कर दिया, और ये आकृति बना ली, और इस आकृति के दबे हुए भाग पर हमने क्या कर दी, सॉरी गलती हो, इसको बनाएंगे ऐसे, ये इसका वक्रता केंद्र, इसको यहां से काटेंगे, इसको हमने हटा दिया, काट के अलग कर दिया। अब ये आकृति जो बनी, इसके दबे हुए भाग पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश। और जब दबे हुए भाग पर हम पॉलिश कर देंगे तो ये जो दर्पण बनेगा, इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, क्योंकि इसके दबे भाग पर पॉलिश कर दी है तो परावर्तक तल ये होगा, और इसे क्या कहते हैं, उभरा हुआ भाग से परावर्तन होगा, परावर्तक तल। यहां हो जाएगा ये क्या, परावर्तक तल। अब हम लिखेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित पहली परिभाषा होती है वक्रता केंद्र। लिखाएंगे नहीं, हम बता ही दे रहे हैं, वक्रता केंद्र। तो सुनो, वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक क्या है, भाग है, उसी को उस दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को जिसका कि एक दर्पण भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहां इस चित्र में सी क्या है, वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे लिखेंगे ध्रुव। तीसरा पॉइंट रहेगा ध्रुव। ये गोले की त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक वक्रता केंद्र से। ध्रुव किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव पी कहते हैं। यानी ये परावर्तक तल है, यहां से यहां तक, इसका मध्य बिंदु ये है, तो इससे ही क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, पी। चौथा पॉइंट रहता है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, और इसको नाम दे देते हैं M1 M2। तो M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। अब बात आती है मुख्य अक्ष। पॉइंट नंबर 5, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा, देखो ये रेखा इसको मिला रही है, और ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये क्या होती है, दर्पण की मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं 6 पॉइंट, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के, दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। या दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के मध्य की दूरी को, P के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, F। यहाँ F क्या है, दर्पण का फोकस। 7 डेफिनेशन आती है फोकस दूरी, फोकस
दूरी। दर्पण की वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की क्या कहते हैं? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इस चित्र में PF क्या हो जाएगी? दर्पण की फोकस दूरी। अब इधर देखिए, अवतल दर्पण में फोकस और प्रकाशिक केंद्र दर्पण के परावर्तक तल की ओर होते हैं और उत्तल दर्पण में प्रकाशिक केंद्र ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C और फोकस। कहने का मतलब ये है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र C और फोकस F दोनों पॉलिश वाले तल की ओर होते हैं। कैसे तल की ओर होते हैं? पॉलिश वाली। और इधर फोकस और वक्रता केंद्र परावर्तक तल की ओर होते हैं। ये इन दोनों दर्पणों में क्या होता है? अंतर होता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम। यानी गोलीय दर्पणों से हम प्रतिबिंब किस प्रकार खींच सकते हैं, किस प्रकार। सबसे पहली तो बात आती है प्रतिबिंब क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उस दर्पण में हमारी क्या बन जाती है? आकृति बन जाती है और इसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को, इस व्यवहारिक रूप वाली डेफिनेशन को फिजिक्स में तो लिख नहीं सकते हैं। अब फिजिक्स में क्या लिखेंगे? फिजिक्स की भाषा में क्या लिखेंगे? ये तो नॉर्मल भाषा में, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम फिजिक्स की लैंग्वेज यानी भौतिक विज्ञान की भाषा में कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, सुनिए। किसी किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस दूसरे बिंदु को तो उस दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब जब किरण वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब। अर्थात प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब और मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो
आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। और गोलीय दर्पण जैसे अवतल दर्पण द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। पॉइंट नंबर प्रतिबिंब बता दिए दो प्रकार के। परावर्तन के पश्चात वास्तव में किरणें मिलेंगी तो वास्तविक, और मिलती ही प्रतीत होंगी तो आभासी। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम। अब गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनाएंगे, तो हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम। पहला नियम, केवल बताएंगे, इनको लिखना नहीं है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल, दोनों दर्पणों के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण, मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। अब देखिए, हमने आपको बताया था ये होता है दर्पण का प्रकाशिक केंद्र, और ये होता है ध्रुव P, ये होता है दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हमेशा याद रखना है वक्रता केंद्र और ध्रुव के कहाँ होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमने आपको बताया था उत्तल दर्पण का प्रकाशिक केंद्र और फोकस जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, यानी कि पॉलिशदार तल की ओर, और ये ध्रुव P। तो हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये हमें आभास होता है कि ये किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये ऐसा निशान लगाएंगे। तो सुनिए, पहला नियम प्रतिबिंब खींचने का, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। पहला नियम। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, लिख लो इस। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम लिखेंगे मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, तथा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, तथा मुख्य फोकस की ओर
फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। तथा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। चित्र समझेंगे। हमने आपको बताया था उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी और दबे हुए तल को परावर्तक बना दिया, तो ये कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी, उभरे हुए तल को परावर्तक बना दिया, कैसा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ये इसका प्रकाशिक केंद्र और ये इसका मुख्य फोकस और ये दर्पण का ध्रुव P। प्रकाशिक केंद्र दर्पण के पीछे और फोकस भी, और ये दर्पण का ध्रुव P। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, देखो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में, देखो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। देखो ये ऐसी समांतर हो। ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। अब हम लिखेंगे नियम नंबर 3। वक्रता केंद्र से होकर जाने, नियम नंबर 3, तृतीय नियम। लिखेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली तथा से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। वापस लौट आती हैं। डायग्राम समझेंगे। कौन सा दर्पण है ये? तो जान गए होंगे, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का प्रकाशिक वक्रता केंद्र, ये ध्रुव P और C के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, देखो से होकर जा रही है, दर्पण से यहां टकराएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण, प्रकाशिक केंद्र C और ये फोकस F और ये ध्रुव P। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, देखो ये हमें आभास हो रहा है कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर, लेकिन यहाँ दर्पण से टकराएगी और उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम हो गए? 3 नियम। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां ज्ञात करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है। पहली स्थिति रहती है जब वस्तु दर्पण अनंत पर रखी हो, जब वस्तु दर्पण से कहाँ हो? अनंत पर। अब ये स्थितियां 1 नंबर में पूछी जाती हैं, कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति रहेगी, देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है। पहली स्थिति रहेगी जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो। दूसरी स्थिति रहेगी जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में स्थित हो। तीसरी स्थिति रहेगी जब वो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथी स्थिति रहेगी जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में स्थित हो। पांचवी स्थिति रहेगी जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। छठी स्थिति रहेगी जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो ये स्थितियां हम याद करेंगे, और याद करने का मतलब ये है कि 1 नंबर ये बोर्ड में पूछी जाती हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए, पहला पॉइंट, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब को बना रहे हैं, कब? जब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। अवतल दर्पण, ये वक्रता केंद्र C और ये ध्रुव P, C और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष और ये होता है फोकस है। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। देखो ये डॉट 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 कहाँ स्थित, डॉट 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 ये बता रहा है वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। जब अवतल दर्पण के सामने, ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है तो 2 समांतर किरणें चलती हैं, एक फोकस से होकर जाती है और एक वक्रता केंद्र से। हमने आपको बताया है जो किरण फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये हो गई। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है अवतल दर्पण, वो अपने ही मार्ग पर परावर्तित होकर वापस लौट आती है। और ये परावर्तित किरणें जहां काटती हैं, देखो ये परावर्तित किरणें देखो यहां काट रही हैं और यहीं इस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। हमेशा प्रतिबिंब परावर्तित किरणें बनाती हैं। दर्पण से परावर्तित होकर किरणें जहां मिलेंगी वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया। देखो परावर्तित किरण ये और परावर्तित किरण ये यहाँ काट रही है दोनों एक दूसरे, यहीं वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इस प्रतिबिंब की हम क्या लिखेंगे? स्थिति। देखो क्या लिखेंगे, दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और वस्तु रखी है ऊपर की ओर और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की ओर उल्टा, तो यहां लिखेंगे वास्तविक। एक बात याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होगा। और कैसा बना है? उल्टा। कहां बना है? फोकस पर। देखो स्थिति कहां है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। फोकस पर और
वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, फोकस पर हो गया। और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ये इसकी स्थिति हो गई। वास्तविक बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। पॉइंट नंबर 2, यानी कि स्थिति बदल दी हमने। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित स्थित हो स्थित हो स्थित हो। देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब तो जान गए होंगे भैया ये अवतल दर्पण है। ये है वक्रता केंद्र C और ये है ध्रुव P। C और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष और ये होता है बीच में दर्पण का फोकस। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ है? बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती है तो एक किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण इससे चलती है वक्रता केंद्र से, और ये परावर्तित होकर अपने ही मार्ग पर क्या हो जाती है? वापस हो जाती। दोनों किरणें यहाँ काटती हैं और यही वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। एक बात और याद रखिए, हमेशा किसी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम केवल दो नियमों को लागू करते हैं। इसमें दो नियम लगे हैं, पहला नियम और तृतीय नियम। पहला नियम, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है फोकस से होकर, और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की फोकस से होकर जा रही है, पहला नियम। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग पर वापस आ रही है। तो केवल दो ही नियम हम लागू करेंगे। स्थिति क्या लिखेंगे? वस्तु है सीधी, प्रतिबिंब बना है उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा? वास्तविक, कॉमा उल्टा, और कहाँ बना है? C व F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और वस्तु से छोटा। बहुत छोटा पहले वाले में, अब क्या लिखेंगे? केवल वस्तु से छोटा। ये स्थिति याद रखेंगे। वास्तविक, उल्टा, C बाय F वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और वस्तु से छोटा। तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, C और ये P और इसका मध्य बिंदु F। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। देखो ये वस्तु स्थित है और इस वस्तु को नाम दे दीजिए क्या? AP। यहाँ सभी वस्तुओं को, जहां जहां वस्तु रखी है सभी को नाम क्या दे देंगे? AB, और प्रतिबिंब को नाम दे देंगे II डैश। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित होती है तो पहली किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से, पहला नियम। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है, और इस वस्तु का ये क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। अब देखिए इसकी स्थिति, इसको लिखेंगे II डैश प्रतिबिंब। देखो
अब इसकी स्थिति, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, या उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा, वास्तविक। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के कैसा, कॉमा वस्तु के बराबर, वस्तु के कैसा बनता है, बराबर बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच स्थित हो, के बीच में स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच में स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब C P और मध्य में फोकस F, ये वस्तु स्थित है ओ डैश मान लो या ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, ए बी, जो वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ बीच में। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक व मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को किरणें यहाँ काटेंगे और यही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको नाम दे देंगे आई आई डैश। ये है सी और वस्तु का प्रतिबिंब बनना है ये। तो देखिए ये आने का निशान और ये परावर्तित होकर जाने का निशान। प्रतिबिंब उल्टा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, कहाँ बन रहा है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में, और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा, ये इसकी स्थिति होगी। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु पांचवी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, प्रकाशिक केंद्र सी, फोकस एफ और वक्र वो ध्रुव पी। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी जो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वो उसी अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी, और ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, जाकर अनंत पर। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो लिखेंगे, देखो वस्तु ऊपर को, प्रतिबिंब नीचे को, तो कैसा उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है,
वास्तविक कॉमा उल्टा लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और लिखेंगे कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनता है, जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु फोकस फोकस एफ व ध्रुव पी के मध्य में स्थित हो, पी के मध्य में स्थित हो तब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण, अवतल दर्पण बनाएंगे तो अवतल दर्पण की स्थितियां चल रही हैं, सी फोकस एफ और ध्रुव पी, दर्पण M1 M2 यहां स्थित है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये आपतित और ये परावर्तित। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ये जाएगी और ये लौटकर वापस आएगी। ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर दर्पण के पीछे मिलेंगी और यही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब आई आई डैश। देखिए ये प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, आई आई डैश। तो देखो पीछे बढ़ाने पर हमें आभास होगा कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, लेकिन वास्तविकता में बनेगा नहीं। तो जो आभास हो रहा है तो ये कैसा, किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, हमें वास्तव में नहीं मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और वस्तु से कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। यही स्थिति बहुत पूछी जाती है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव P व फोकस F के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये इसकी क्या हो गई स्थितियां। तो अवतल दर्पण की 6 स्थिति खत्म हो चुकी हैं। अब हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इसकी एक स्थिति रहती है, एक स्थिति रहती है वो वाली जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति रहती है जब वस्तु दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी होगी तो इसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए पहली स्थिति ये रहेगा उत्तल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण बनाए हैं M1 M2, ये रहा इसका वक्रता केंद्र C और ये रहा ध्रुव P। C और P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण की मुख्य अक्ष, और ये रहा आपका मुख्य। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु
अनंत पर स्थित होती है तो दो किरणें हम समांतर लेते हैं, ऐसे समांतर, और ये दोनों किरणें समांतर हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? ये दोनों किरणें हमें दर्पण से परावर्तित होकर ये महसूस होता है ये कहाँ से आ रही हैं? मुख्य फोकस से आ रही हैं। देखो ये परावर्तित, ये परावर्तित। तो देखो हमें आभास हुआ ये कहाँ से आ रही हैं? मुख्य फोकस से आ रही हैं। तो ये परावर्तित किरणें दोनों यहाँ मिली, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस पर, यहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो याद रखेंगे, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, पीछे क्या? फोकस होता ही पीछे है, फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी रखी हो। देखो दर्पण के बीच में, अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी हो, सी, ये एफ, और ये आपका क्या रहेगा? पी। मान लेते हैं यहाँ रखी है, और इस वस्तु को नाम दे देते हैं ए बी। पहली किरण मुख्य अक्ष की कैसी चलेगी? समांतर, और जो हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? हमें आभास होगा ये किरण कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से आ रही है। देखो क्या आभास होगा? ये किरण कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से। दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, लेकिन दर्पण से टकराकर अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी, और हमें आभास होगा ये किरण कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से। ये दोनों किरणें आपस में यहाँ काटेंगी, और यही वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? आई आई डैश। फोकस पर नहीं काटेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में। देखो थोड़ी लाइनें क्या हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं। कोई स्केल तो है नहीं हमारे पास, तो लाइनें जो तिरछी हो जाती है ना, तो उससे थोड़ा प्रतिबिंब पर प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए ये महसूस होता है कि प्रतिबिंब फोकस पर बना है, फोकस पर नहीं है। अगर हमारे पास स्केल हो तो लाइनें सीधी हो जाएंगी, स्केल तो है नहीं, तो इतना मतलब गंभीरता से इसको नहीं लेना है। अगर स्केल होती तो सही से बन जाती है, लाइन ड्रॉ जो करते हैं वो स्केल से सही से हो जाता, ठीक है ना। हाँ, तो जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। देखो जब वस्तु उत्तल दर्पण और अनंत के बीच में दर्पण के सामने, अब यहाँ स्थितियां क्यों नहीं है? क्योंकि वक्रता केंद्र और फोकस सभी दर्पण के पीछे होते हैं, और जब पीछे वस्तु को रखेंगे तो आगे प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि किरणें परावर्तित नहीं होगी, पॉलिश बीच में आ जाएगी दर्पण के। तो सुनो, हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं हम? दर्पण के सामने। अनंत और दर्पण के सामने कहीं पे भी रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव पी और फोकस के कहाँ बनेगा? बीच में ही बनेगा। तो लिखेंगे आभासी बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, और लिखेंगे पी, ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच में, एफ के बीच में। तो स्थितियां उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की समाप्त हुई, इनको याद रखना है, नोट कर लेना। अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक रहेगा, प्रतिबिंब का बनना हो ही गया। अगला टॉपिक रहेगा आप रेखीय आवर्धन, नहीं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। देखिए अब दर्पण सूत्र कैसे निकालें, इसका डेरिवेशन तो आपके कोर्स में है नहीं, केवल दर्पण सूत्र जानिएगा होता क्या है। इससे निकालेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सूत्र होता है दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v, जहां f होता है दर्पण की फोकस दूरी, जहां f = दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए
चिन्ह परिपाठी पढ़ लेते हैं। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे तो चिन्ह परिपाठी आनी चाहिए। दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाठी, देखिए गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाठी। देखो चिन्ह परिपाठी का मतलब होता है कौन सी दूरियां धनात्मक होंगी और कौन सी दूरियां ऋणात्मक होंगी। देखिए देखो आपतित किरण की ही दिशा में नापी जाने वाली समस्त दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ये देखो आपतित किरण की ही दिशा में, जो इस दिशा में बाएं से दाएं ओर जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो सारी कैसी होंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ। और जो दूरियां दाएं से बाएं की ओर नापी जाएंगी वो सारी दूरियां कैसी होंगी, ऋण चिन्ह के साथ। और जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो धनात्मक, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो ऋणात्मक। तो समस्त दूरियां ध्रुव P से नापी जाएंगी, और समस्त दूरियां ना ध्रुव P से नापी जाएंगी तो हम P से दाएं से यानी बाएं की ओर आएंगे तो ऋण का चिन्ह, धनात्मक दूरी होगी। और जब हम ध्रुव से यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो सभी दूरियां धनात्मक होंगी। इसको याद रखेंगे। तो समस्त दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव से जब इस साइड आएंगे बाएं तो दूरी ऋणात्मक होगी, और जब ध्रुव से हम दाएं जाएंगे तो दूरी धनात्मक होगी। जैसे सुनिएगा, हमेशा याद रखेंगे वस्तु की दूरी u, u दोनों दर्पणों के लिए कैसा रहता है, माइनस का। वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे समतल हो, अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए u जो रहेगा वो ऋणात्मक। अवतल दर्पण की हम बात करते हैं, देखो ऐसे लिख लीजिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए v ऋणात्मक, वो u ऋणात्मक। v एक कंडीशन में तो धनात्मक और 5 कंडीशनों में नहीं, दो, हाँ 5 कंडीशनों में ऋणात्मक। f हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम लिखेंगे क्या, उत्तल दर्पण। u बराबर, वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा धनात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो एक स्थिति में प्रतिबिंब धनात्मक बनता है, आभासी और सीधा बनता है, सबसे लास्ट वाली स्थिति में अवतल दर्पण के लिए तो v पॉजिटिव होगा। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 5 स्थितियों में, इसके लिए v कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक, और वस्तु की दूरी दोनों उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में कैसे चिन्ह की ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह की ली जाती है। ये है इनकी क्या, चिन्ह परिपाठी। अब हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन सुनिए क्या होता है। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसी दर्पण द्वारा, हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन। बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, रेखीय आवर्धन लिखेंगे किसी दर्पण द्वारा, किसी दर्पण द्वारा, किसी दर्पण द्वारा बने, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा तथा वस्तु की लंबाई के, वस्तु की लंबाई के, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात को, लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
रेखीय आवर्धन कहते हैं।